दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बीते कुछ दिनों में राज्यसभा के चुनाव पूरे देश के विभिन्न राज्यों में हुए और उसके बाद अब राज्यसभा का एक नया स्वरूप अगले सत्र में हम सबके सामने आएगा। इस समूची उठापटक में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हुआ और कांग्रेस को थोड़ा फ़ायदा हुआ। और इसका ये कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार खो बैठी और कांग्रेस ने उसका स्थान लिया, वहीं अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के हालिया चुनाव में समाजवादी पार्टी की ताकत थोड़ी बढ़ गई है। इस चुनाव का महत्व केवल ये नहीं है कि राज्यसभा में किसे बहुमत मिला या किसे बहुमत मिलेगा, उससे भी महत्वपूर्ण बात अब ये हो गई है, जो एक नया ताज़ा मुद्दा है, वह है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। इस हेतु कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है और जुलाई की 18 तारीख को अगले राष्ट्रपति के लिए लोग, हमारे जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं अर्थात देश के सांसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के विधायक, ये सब मतदान करेंगे। अभी तक एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन, उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और विपक्ष में इतना बिखराव है कि विपक्ष की ओर से किसी एक सर्वमान्य प्रत्याशी का उतरना अव्वल तो बहुत टेढ़ी खीर है, और यदि वो उतरता भी है तो उसे सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिलेगा, ये भी कहना बहुत कठिन है। अर्थात एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी से पहले ही बात कर रखी है। तो यदि कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता तो ये दोनों मुख्यमंत्री और इनकी पार्टी एनडीए के राष्ट्रपति प्रत्याशी का समर्थन करेगी। जो आंकड़े अभी आए हैं उनके अनुसार एनडीए के पास कुल निर्वाचक मंडल के 49% मत हैं, जबकि विपक्ष के कुल मतों का जोड़ 51% होता है। अब विपक्ष के ऊपर इस बात का दायित्व है कि वो अपने 51% मतों को यदि सहेज के रख सके तो निश्चित रूप से वो नरेंद्र मोदी के सामने एक उनके विरोधी विचारधारा का राष्ट्रपति चुन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों को संकटपूर्ण बना सकते हैं। हालांकि जो मौजूदा परिस्थिति है और जिसमें विपक्षी दलों में जो तालमेल का अभाव है, उसे देखते हुए नहीं लगता कि सारे विपक्षी दल मिलकर के एनडीए के प्रत्याशी को हराने का प्रयास करेंगे। अब ये तो हुई राजनीति की बात, किंतु इससे अलग हट करके देखें तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव केवल राष्ट्रपति भवन में एक ऐसे व्यक्ति को बैठा देना है जो समय समय पर सरकार द्वारा भेजी गई फाइलों पर हस्ताक्षर कर दे, अध्यादेशों को मंजूरी दे दे, बहुत सारे अलंकरणों का वितरण करे, विदेशी मेहमानों का स्वागत करे और जब समय मिले तो खुद भी विदेशों की यात्रा पर चला जाए। ऐसा नहीं है कि अतीत में जितने भी राष्ट्रपति हुए सब यही करते रहे। राष्ट्रपति भवन में कुछ ऐसी विभूतियां भी विराजमान रही हैं जिन्होंने संवैधानिक प्रमुख के दायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ अपने सामाजिक सरोकारों को भी बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत प्रभावशाली ढंग से उनका निर्वहन किया। और राष्ट्रपति भवन में एक तरह से जैसा हम कहते हैं कि वो आदमी एक विशाल प्रासाद के भीतर कैद रहता है, जिसके बाहर आने के लिए जिसे केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके पीछे राष्ट्रपति महोदय के सम्मान और उससे जुड़े जो शिष्टाचार हैं वे भी एक बड़ा कारण है, उनकी सुरक्षा भी कारण है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण ये है कि संसदीय प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार और उसका जो नेता होता है अर्थात प्रधानमंत्री, उसके अंदर ये मन में कहीं ना कहीं ये भाव होता है कि जनता द्वारा चुने जाने के कारण से वह राजनीतिक तौर पर अधिक शक्तिशाली है
और भले ही देश के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा हासिल हो, वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, और वही प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, और सरकार जो है वो राष्ट्रपति की ही कहलाती है। इसीलिए जब वो संसद के बजट सत्र में अभिभाषण का वाचन करते हैं तो उसमें वो मेरी सरकार कहते हैं। और संसद के जो 3 हिस्से बताए गए हैं उसमें राज्यसभा, लोकसभा और उसके साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का एक हिस्सा माना गया है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं संविधान प्रदत्त, वे सबके संज्ञान में हैं, किंतु संसदीय प्रजातंत्र होने के कारण से हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है और राष्ट्रपति उसके निर्णयों को, अर्थात सरकार के मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मानने के लिए आप बाध्य ना भी कहें तो भी उसे ठुकराने का उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। और जो प्रस्ताव संसद का उसके पास जाता है, यदि वो उससे खुश नहीं होता उसको वापस करता है, और दोबारा यदि वही पारित करके भेज दिया जाए तो फिर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। हमारे देश में जो राष्ट्रपति अभी तक रहे हैं वे बड़े ही शालीन प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अपने अपने क्षेत्रों की हस्ती थे, और उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र की गरिमा का ध्यान रखते हुए कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे कि चुनी हुई सरकार और राष्ट्रपति भवन के बीच में टकराव हो। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह के समय और फिर प्रणब मुखर्जी के समय इस बात की बहुत चर्चा हुई कि सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति भवन की जासूसी कराई जा रही है। ये बात कितनी सच है, कितनी गलत, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस संबंध में कोई अधिकृत जानकारी कभी आई नहीं। लेकिन जो मुद्दे की बात वो ये है, और देश की जनता जो अपेक्षा करती है वो ये कि किसी राजनीतिक दल के एक निष्ठावान कार्यकर्ता को अचानक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने की शैली में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जाए, वो सत्तारूढ़ पार्टी के बहुमत या बहुमत की व्यवस्था के आधार पर चुनाव जीत जाए, और फिर जाकर के वो 300 कमरे वाले विशाल राष्ट्रपति भवन में सुशोभित हो। 26 जनवरी को राजपथ की परेड का वह आकर्षण होता है। राष्ट्रपति भवन में अनेक समारोह होते हैं जिनकी मेज़बानी राष्ट्रपति करते हैं। संसद के बजट सत्र को वो संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी की रात में राष्ट्र के नाम उनका संदेश भी आता है, और उसके अलावा वो देश में कई बहुत विशिष्ट कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और अनेक प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से भारत सरकार के मुखिया बन करके सारी दुनिया में घूम करके कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। यद्यपि उनके दौरे प्रधानमंत्री जैसे आकर्षक और प्रभावशाली नहीं होते हैं। ऐसे में भारत की जनता ये अपेक्षा करती है कि जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और उसके बाद फिर प्रोफेसर APJ कलाम, इस तरह के राष्ट्रपति की आज देश को ज़रूरत है। आप सोचेंगे ये मुद्दा उठा कहाँ से? तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार जिस शैली में काम कर रही है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का वजन और उनकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। किंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब प्रोफेसर कलाम को राष्ट्रपति चुना गया तो देश को इस बात का बड़ा हर्ष था और बड़ा संतोष था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समर्पित और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति जो हैं वो विराजमान हैं। डॉक्टर कलाम की अपनी शख्सियत थी, और अटल जी फिर क्या कहने, एक जननेता के रूप में उन्होंने राजनीति में लंबी पारी खेली। आज नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोकप्रियता के शिखर पर हैं। इस तरह की लोकप्रियता यदि हम कहें तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी को ही प्राप्त थी। पर राष्ट्रपति भवन में मुझे लगता है
कि कुछ खालीपन देश की जनता महसूस करती है। रामनाथ कोविंद निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ राष्ट्रपति भवन की गरिमा को बनाए रखा। यद्यपि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित थे, इससे किसी टकराव की उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी, किंतु बावजूद उसके उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बीते 5 साल में जिस तरह का आचरण किया और राष्ट्रपति भवन की गतिविधियाँ जिस तरह तेज़ी से चलीं, तो निश्चित रूप से रामनाथ कोविंद ने अपने व्यक्तित्व की छाप अपनी कार्य प्रणाली के जरिए इस संवैधानिक पद के अनुरूप छोड़ी। लेकिन अब जब देश 21वीं सदी के 22वें वर्ष में चल रहा है और देश में एक तेज़ी से काम करने वाली सरकार है जो नए भारत की कल्पना लेकर के काम कर रही है, जब ये हम कहते हैं कि मेरा भारत बदल रहा है, मेरा भारत सुधर रहा है, तब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति भवन में भी प्रोफेसर कलाम जैसी कोई विभूति जो है उसके विराजमान होने की ज़रूरत जो है आज समय की मांग है। इसका कारण प्रधानमंत्री की नाक में नकेल डालना नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति जो सरकार का मुखिया होता है, मुखिया इस संदर्भ में कि प्रधानमंत्री को वो शपथ दिलाता है, मंत्रिमंडल को शपथ दिलाता है और मंत्रिमंडल भी राष्ट्रपति का ही मंत्रिमंडल कहलाता है। तो उस स्थिति में हमें राष्ट्रपति भवन में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो केवल सरकार के ही प्रति जिम्मेदार न रहे, अपितु वो देश के जनमानस के बीच में एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बनाए। डॉक्टर कलाम ने ये कमाल किया था और इसीलिए उनको पहली बार उनको जनता का राष्ट्रपति कहा गया, पीपुल्स प्रेसिडेंट। और उन्होंने कभी अपने अधिकार का या अपनी हैसियत का दुरुपयोग चुनी हुई सरकार को हिलाने में, डिगाने में या परेशान करने में नहीं किया। वे एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे और राष्ट्रपति भवन में जब उनको दोबारा बिठाने के लिए एक मुहिम शुरू हुई तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तत्कालीन विपक्ष ने इसमें काफ़ी पहल दे दी थी। मुलायम सिंह और ममता बनर्जी दोनों साथ आए थे। बाद में किसी रहस्यमय कारण से मुलायम सिंह ने ममता बनर्जी को धोखा दे दिया और वो अकेली पत्रकार वार्ता करती बैठी रहीं और मुलायम सिंह अनुपस्थित हो गए। उस दर्द को, उस जख्म को ममता बनर्जी शायद नहीं भूली होंगी। इसीलिए आज उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनने के लिए समूचे विपक्ष को पत्र लिख दिया। मुझे लगता है कि विपक्ष किसी साधारण से नेता को या उसको बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी घिसे पिटे नेता को यदि राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े करके एक औपचारिकता का निर्वहन करता है तो फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि वो देश के संवैधानिक प्रमुख के पद के प्रति गंभीर नहीं है। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री या सरकार को या उसके जो वैचारिक प्रतिष्ठान है उनको केवल इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि राष्ट्रपति जो भी बने वो सरकार के अनुकूल हो और प्रधानमंत्री के प्रति कभी किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करें। अपितु इसके उलट नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से न केवल अपनी सरकार में अपितु सरकार से जुड़ी जो विभिन्न दायित्वपूर्ण पद हैं उन पर जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभावान लोगों को तलाश करके और देश की सेवा में लगाया है, तो आज जब हम अपना राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये अपेक्षा करना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर प्रोफेसर कलाम की टक्कर का कोई व्यक्ति हमें राष्ट्रपति भवन में देखने में दे। मोदी जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन में बैठने वाला व्यक्ति बहुमत वाली सरकार के विरुद्ध चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा।
तो क्यों ना हम देश को एक ऐसा राष्ट्रपति दें जो बजाय एक रबर स्टैम्प कहलाने के, बजाय केवल सरकारी समारोहों की शोभा बढ़ाने के, या कभी कभार देश के विभिन्न कोनों में भ्रमण करके अपने होने का एहसास दे, बल्कि ऐसा राष्ट्रपति भवन में सुशोभित हो, जिसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो, जिसका अपना कृतित्व इतना गौरवशाली हो कि देश को ये देख करके सुकून मिले कि हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख जो है केवल जो किताबों में कैद एक कल्पना लोग या आभासी संसार का व्यक्ति नहीं है, अपितु वो एक जीवंत व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के साथ साथ इस बात की भी चिंता करता रहेगा कि बहुमत वाली सरकार किसी भी तरह से उस रास्ते से ना भटके जो संसदीय प्रजातंत्र की भलाई के लिए बनाया गया था। आज देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा काफ़ी ज़ोरों से शुरू हुई है। सबसे अच्छा तो यही होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके एक ऐसे किसी निर्विवाद व्यक्ति को रायसीना हिल के उस भव्य भवन में सुशोभित करें, जिसके प्रति जनता का भी विश्वास हो। और यदि संवैधानिक प्रमुख देश का सर्वसम्मति से चुना जाता है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए इससे श्रेष्ठ और श्रेयस्कर बात और कोई नहीं हो सकती। अभी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुई है, और जिस तरह की पहल विपक्ष ने की है, विपक्ष में कुछ जिम्मेदार नेता हैं, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के साथ उनका टकराव चला आ रहा है। लेकिन ऐसे कुछ मुद्दों पर, और आज देश जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भवन में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो पूरे देश का एक साथ देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सके और देश के लोगों को इस बात का आश्वासन रहे, उनके मन में इस बात की शांति रहे कि हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वो केवल सरकार के इशारों पर नाचने वाला नहीं है, अपितु एक स्वतंत्र सोच रखता है, एक संतुलित सोच रखता है, जो कि संसदीय प्रजातंत्र की प्राथमिक आवश्यकता है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों।